ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है मेंटल स्किल्स। चाहे वो सोचना हो, जो भी काम आप दिमाग से करते हैं, तो लॉजिक एंड जजमेंट दिमाग से देंगे, है ना, हाथों से थोड़ा नहीं देंगे। भाई जज भी अगर जजमेंट पास करेगा तो वो अगर वो एक पेपर में भी लिखा हुआ है तो वो आया तो दिमाग से ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं बाहर कहीं बॉटल ने बता दिया होगा या बॉटल उठा के दे दी, ऐसा सामान तो है नहीं, कोई जजमेंट दिमाग से आएगा। ठीक, मेंटल कैपेसिटी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। मेमोरी, ये भी दिमाग से संबंधित है। कॉन्सेप्चुअल कैपेसिटी, कॉन्सेप्ट्स भी कहाँ बनते हैं, दिमाग में बनते हैं, है ना। कल भी मैंने बताया था ये पेन का अगर कॉन्सेप्ट है तो ये आपके दिमाग में है, ऐसा थोड़ी है कि कहीं आप हाथ में लेके चल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना, वो दिमाग में है। ठीक, टैटू थोड़े ना है। अगर हम बात करें वेट एंड हाइट ऑफ द लर्नर की, ये शारीरिक विकास से संबंधित है, ये मेंटल डेवलपमेंट से नहीं, ये फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है, ये शारीरिक पक्ष से। ठीक है, वेट एंड हाइट ऑफ द लर्नर, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये बाकी जो तीनों हैं वो सब मेंटल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह लीजिए, उन्हीं से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पे सही था, आप लोगों ने ज्यादातर उत्तर सही भी दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। SBA यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्रीमैरिली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, जो स्कूल बेस्ड प्रिंसिपल है वो मुख्य रूप से किस एक सिद्धांत पर आधारित है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है, एक होता है आपका बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं और आपको जांचेंगे, आप जाकर के पेपर कहीं और देंगे जैसे बोर्ड एग्जाम्स में होता है। स्कूल बेस्ड है, आपके स्कूल के जो टीचर हैं वही आपको असेस करेंगे, स्कूल में ही आपका आकलन होगा, अदर देन के एक्सटर्नल लोग आपको आकर के जांचें। तो ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट की बात सीबीएसई ने की थी, तो ये कह रहे हैं कि किस प्रिंसिपल पे आधारित है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, SBA। ठीक है, अब आप चूज करके चारों ऑप्शन पढ़ के और फिर बताएंगे कमेंट्स में। 85% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन, चलिए पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, यानी शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाहरी परीक्षकों की तुलना में बेहतर समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि उस बच्चे को वो डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि वो कैसे एक्ट करता है, कैसे सीखता है, कितना सीरियस है काम को लेके, कितना एंजॉय करता है, किस सब्जेक्ट में अच्छा है। ऐसा नहीं होगा कि एक्सटर्नल एग्जामिनर तो अचानक से एक दिन आए, अब हो सकता है बच्चा उस दिन घबरा जाए, अपना परफॉर्मेंस दे ही ना पाए जैसा वो दे सकता है, या हो सकता है उसी दिन उसने रट्टे लगा लिए हो, बाकी पूरे साल कुछ किया ही ना हो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो स्कूल टीचर्स हैं वो ज्यादा बेहतर अपने बच्चों की कैपेबिलिटीज को जानेंगे अदर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। इसके नुकसान भी हैं ऑफ कोर्स, बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। स्टूडेंट शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हायर ग्रेड्स, यानी छात्रों को हर कीमत पर ज्यादा ही ग्रेड्स पाने चाहिए, नंबर ज्यादा ही लाने चाहिए। ये SBA का बिल्कुल भी या किसी भी एक इवैल्यूएशन सिस्टम का उद्देश्य नहीं होता। स्कूल्स आर मोर एफिशिएंट देन एक्सटर्नल बॉडी ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जो स्कूल्स हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हैं, ज्यादा कहेंगे कि बेहतर हैं एक्सटर्नल बॉडीज की तुलना में। अब एक्सटर्नल बॉडीज से भी जो लोग आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि वो एफिशिएंट नहीं है या वो क्वालिफाइड नहीं है आपको जांचने के लिए। असेसमेंट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल। अब यहाँ पे रीजन ये नहीं है कि आर्थिक रूप से जो है बहुत ही किफायती होना चाहिए, या स्कूल में जब असेसमेंट होगा तो उसमें कोई खर्चा नहीं आएगा, यहाँ पे ये उत्तर हो ही नहीं सकता। तो एक ही सही उत्तर बचता है, वो है शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाहरी परीक्षक की तुलना में बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो बच्चे को डेली बेसिस पे बच्चे की प्रोग्रेस को, बच्चे की एक्टिविटीज को, बच्चे की लर्निंग को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो दे नो बेटर अबाउट द चाइल्ड अदर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 3, थोड़ा सा स्लो चलेंगे क्योंकि आजकल मेरी स्पीड बस तूफान हो रही है, फिर जो लोग नए आते हैं उनको दिक्कत होती है समझने में। क्वेश्चन नंबर 3 says a child always sympathizes with other child, this is which habit, यानी एक बच्चा हमेशा दूसरे बच्चे के प्रति सहानुभूति रखता है, ये कैसी आदत है ना। मतलब आप क्या है, सहानुभूति रखते हैं, भाई किसी के साथ कुछ हुआ तो आप एटलीस्ट समझने की कोशिश करते हैं, हंसते नहीं है। एम्पैथी की बात नहीं हो रही कि आप बिल्कुल एम्पैथाइज ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये किस तरह की हैबिट है, थिंकिंग हैबिट है ये कोई है, ये मस्कुलर हैबिट है जिसमें कुछ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी या थिंकिंग हैबिट ये नहीं है, है ना। ये मॉरल हैबिट है, ये मॉरलिटी है कि हमें सिंपैथाइज ही करना चाहिए। ये एक इमोशनल हैबिट है कि आप, भावनात्मक आदत है ये एक, कि आप सहानुभूति रख रहे हैं सामने वाले के साथ। अगर कोई घटना घटी है, कुछ दुख है या कोई सिचुएशन है, तो आप कह रहे हैं हाँ ठीक है, मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट ये हो सकता है कई बार कि भाई आपका कभी ब्रेकअप नहीं हुआ तो आप एम्पैथाइज नहीं कर सकते सामने वाले के साथ, क्योंकि आपने वो चीज फील ही नहीं की। सिंपैथी ये हो सकती है, लेकिन आप समझते हैं कि वो दर्द में है, परेशानी में है, ये सिंपैथी है, ये इमोशनल हैबिट है अपने आप में, ठीक है। एम्पैथी और सिंपैथी में अंतर क्या है, एम्पैथी ज्यादा बेहतर है सिंपैथी से। एम्पैथी तब होगी जब आप सामने वाले के शूज में खुद को रख करके देख पाए कि आपने वो चीज फील की हो, है ना। और सिंपैथी क्या है, बेशक आपके साथ ना हुआ हो बट आप सामने वाले को समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है ऐसा होता होगा। बट एम्पैथी इज मच बेटर ऑफ कोर्स, बट वो हर केस में पॉसिबल हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
तो बी ऑप्शन भावनात्मक हैबिट है एक। मॉरल हैबिट्स कौन सी होती हैं? आपका ऑनेस्टी और आपका एथिकल होना, ये सब चीजें मॉरलिटी में आई। इंटीग्रिटी कितनी है आप में, मतलब जुड़ी हुई चीजें आपस में, एग्जैक्टली दो चीजें अलग होती हैं मॉरलिटी और इंटीग्रिटी की। लर्निंग इज, अधिगम क्या है? पूछिए, बताइए, जवाब दीजिए। व्हाट इज लर्निंग? अधिगम क्या है, सीखना क्या है? पहला ऑप्शन है अ चेंज इन बिहेवियर, यानी कि आपको फोन चलाना नहीं आता था, अब चलाना आ गया, व्यवहार में परिवर्तन हो गया, है ना। साइकिल चलानी नहीं आती थी, अब चलानी आ गई, व्यवहार में परिवर्तन हो गया। रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, आपने जो अनुभव किया और जो प्रैक्टिस की उसका रिजल्ट है। हाँ, दोनों बातें सही हैं। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी लगभग स्थायी परिवर्तन है आपके व्यवहार में, कि ऐसा नहीं होगा अचानक से आप कल साइकिल चलाना भूल जाएंगे। बहुत सालों तक नहीं भी चलाई तो वो बॉन्ड वीक होगा, बट आप फिर से चलाएंगे तो 4 दिन में फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव, बस ये अलग अलग स्टैंड पॉइंट से आती हैं जो आपकी परिभाषाएं हैं। चेंज इन बिहेवियर अगेन आपके बिहेवियरिस्ट कहते हैं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, ये भी आपके व्यवहारवादी कहते हैं, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस से आता है, ये अलग अलग लोग कहेंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीनों ही बातें ऊपर वाली सही हैं लर्निंग की डेफिनेशन के बारे में, क्योंकि लर्निंग की कई सारी डेफिनेशन है और ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, द सोशली डेविएंट इंडिविजुअल्स डेविएट बिकॉज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक रूप से विचलित व्यक्ति विचलित होते हैं क्यों? सोशली डेविएंट कौन से हो सकते हैं लोग? अब ये दो तरह का सोशली डेविएंट होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल कैसे होंगे? जिनको प्रॉपर, जिन्होंने कोई क्राइम कर दिया या एक्शन हो गया इस तरह का कुछ, है ना, और चोरी या एनीथिंग, और जो भी बेसिकली सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल कार्य नहीं है वो करते हैं, अगर सोशली डेविएंट कहलाएंगे। इनफॉर्मल कौन से हो सकते हैं? स्मोकिंग हो सकती है, कोई ड्रग अब्यूज हो सकता है, कुछ इस तरह की चीजें जो बेसिकली हेल्दी नहीं है, समाज में ठीक जिनको नहीं कंपैरेटिवली माना जाता। तो इस तरह की चीजें आपके यहाँ सोशली डेविएंट हो सकती हैं। किसी को क्या कहेंगे इसको, रैगिंग वगैरह, इस तरह की चीजें, दूसरे को दबाना, परेशान करना, बहुत सारी चीजें जो भी सोशली ठीक नहीं मानी जाएंगी, जिनको हम ये कह सकते हैं। तो ये होते हैं सोशली डेविएंट, या भटक जाते हैं चोरी में, इसमें उसमें, मतलब अलग अलग खराब आदतों में पड़ जाते हैं एक तरह से, ये मानिए आप। जो वो कहते थे हम जिसको डेलिक्वेंट बच्चे, जो आपराधिक प्रवृत्ति जिनमें होती है एक तरह से। तो डेविएशन क्यों है? समाज से अलग क्यों कट रहे हैं? जो चल रहा है उससे अलग क्यों है? तो ए कह रहे हैं 51% लोग कि दे आर नॉट प्रॉपरली सोशलाइज्ड। देखो, ऐसा नहीं कह सकते कि इनको प्रॉपरली सोशलाइजेशन इनका नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी जो लोग स्मोक कर रहे हैं या ड्रग यूज कर रहे हैं वो सोशली ठीक बिहेव नहीं करते होंगे, उन्होंने सीखा नहीं होगा। ये अच्छा उत्तर नहीं है, चलने दो भाई अभी बोल। फिर है दे डोंट कन्फॉर्म टू सोशल नॉर्म्स, ऐसा भी नहीं है, हो सकता है भाई वो रोड पे थोड़े ना पड़े रहते होंगे, अपने घर में पी रहे होंगे या जहां भी, ठीक। फिर आएगा, या जो अगर कोई इस तरह का गुस्सा है या कोई भी एक्टिविटी, जरूरी नहीं है कि वो कंफर्म नहीं कर रहे होंगे। दे डू नॉट लिव इन ग्रुप्स, ये भी जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, बट ये जरूरी है कि दे डोंट फॉलो इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। ऐसा कोई भी व्यक्ति कब करेगा? जब रियलिटी के साथ एडजस्टमेंट ठीक से नहीं हो रहा। देखो, टू वेज आर देयर। अगर आप दुखी हैं, डिप्रेसिव हैं, या कोई भी सिचुएशन है, या आप कि या तो आप एक हेल्दी वे एक्वायर करें किसी चीज से डील करने का, या आप एक अनहेल्दी वे तैयार करें। जो आपकी स्ट्रेटजी है वो इफेक्टिव है या नहीं है, उसी पे डिपेंड करेगा सारा खेल, है ना भाई। कुछ लोग जिनको टेंशन हो रही है वो स्मोक कर रहे हैं, जो स्मोक नहीं करते ऐसा थोड़ी उनको टेंशन नहीं होती होगी, ठीक है। बट अब इसमें सही और गलत की बात नहीं है, बात है इंडिविजुअल चॉइस की, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि दे डोंट फॉलो इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, वे प्रभावी रणनीतियों का पालन नहीं कर रहे, है ना। वो जो इफेक्टिव हेल्दी वेज है शायद वो नहीं अपना पा रहे, तो अनहेल्दी अपना रहे। तो इसमें यहाँ मॉरल ड्यूटी जैसा कुछ नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे कि वो प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा हेल्दी वे में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अगर वो डेविएटेड हैं तो इसका मतलब ये नहीं है जितने भी लोग हैं जो भी स्मोक कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह का कर रहे हैं, तो वो अगर दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं तो वो सब सोशली डेविएटेड हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई टैग नहीं लगाना, ठीक है। वो जस्ट एग्जांपल्स थे आपको समझाने के। द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की वृद्धि और विकास को समझने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? साइको एनालिटिकल मेथड यानी मनोविश्लेषणात्मक, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, डेवलपमेंटल मेथड, या फिर आपका स्टैटिस्टिकल मेथड। सबसे बेहतर होता है डेवलपमेंटल मेथड यहाँ पे, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंटल मेथड में ये देखा जाएगा कि बच्चा किस स्थिति में, किस एज में कैसे डेवलप करता है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, कहाँ पे वो कैसे व्यवहार करेगा, क्या टास्क होंगे किस एज के, है ना, उसका शारीरिक विकास कैसे होगा किसी एज में, कॉग्निटिव कैसे होगा, सोशल कैसे होगा, इमोशनल कैसे होगा। ये डेवलपमेंटल मेथड यानी विकास कैसे होता है, इस बात को स्टडी करके बच्चे को सबसे बेहतर तरीके से स्टडी किया जा सकता है। आप समझ पाएंगे कि बच्चा अगर किसी एज में कैसे रिएक्ट करता है तो उसका रीजन क्या है, ठीक है। बात साइको एनालिटिकल जो है ये आपका मन और मन संबंधी समस्याओं को समझने के लिए ज्यादा बेहतर है। कंपैरेटिव तुलना करना, कुछ डेटा को इकट्ठा करने के लिए स्टैटिस्टिकल का यूज किया जाएगा। तो इन सब में बेहतर जो है वो है विकासात्मक विधि कि हम बच्चे के विकास को समझ पाए। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
7 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा कक्ष में चिल्ड्रन डिमॉन्स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी समावेशी कक्षा कक्ष में निम्नलिखित में से किन चीजों को प्रदर्शित करते हैं बच्चे। आपसे कुछ प्रॉब्लम है क्या? है रूपा, पूछ लो क्या समस्या बताओ यार, है अभी सॉल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पहला ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आपका इंक्रीज एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, यानी जो विभिन्न बच्चे हैं क्लास में उनको आप एक्सेप्ट कर लें। हाँ बात तो सही है ना। इंक्लूसिव का मतलब ये हर तरह के बच्चे को एक्सेप्ट करना। देवेंद्र संवाल कह रहे हैं मैम आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि बूढ़े हो जाएंगे तब भी आपके पास ही पढ़ेंगे। कल सुपर चैट नहीं पढ़ी, व्हाट इज द सक्सेसिव स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? डिपेंड करता है, पूरा क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। ऐसा कोई एक इसका वन वर्ड आंसर अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है इसको पढ़ करके कि सक्सेसिव स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट क्या हो सकती है ना। तो एक बार आप या तो पूरा क्वेश्चन बताओ मुझे, इसका पीछे का बैकग्राउंड बताओ, तब हम इस पर चर्चा कर पाएंगे। बात रही अच्छा पढ़ाने की, तो थैंक यू सो मच देवेंद्र, आप कनेक्ट कर पाते हैं, आपको समझ आ पाता है, मैं थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ। इसके अलावा हाँ कल मैं नहीं देख पाई होंगी, और इसके अलावा बूढ़े हो जाओगे तब भी पढ़ोगे। हाँ इंटरेस्ट के लिए पढ़ लेना, बट नौकरी वोकरी उससे पहले ले लेना, सेटल हो जाना थोड़ा बहुत, मतलब जिससे सेटल जैसा तो वैसे लाइफ में क्या ही है, बट अब ठीक है पढ़ लेना कोई बात नहीं, ठीक है। मैं भी जब बूढ़ी हो जाऊंगी आप ही को पढ़ाती रहूंगी, ये कहूँ क्या? आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार इंक्लूसिव क्लासरूम की अगर हम बात करें, एक बार कमेंट कर देना मुझे, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना इसको डिटेल में। इंक्रीज्ड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, बेटर कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, ग्रेटर डेवलपमेंट इन मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स, ऑल दी अबव। भाई एक्सेप्टेंस हर तरह के बच्चे को लेकर के हाँ होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल है, इंक्लूसिव एजुकेशन। बेटर कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, ठीक है, अगर आप इंक्लूसिव क्लासरूम को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये चीज प्रमोट करेंगे। ग्रेटर डेवलपमेंट इन मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल, सब ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई भी नेगेटिव तो है ही नहीं, तो 86% लोग सही उत्तर ही दे रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर द एनवायरमेंट कॉन्ड्यूसिव टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से बच्चों में सोचने और सीखने के अनुकूल वातावरण के लिए उपयुक्त है। कॉन्ड्यूसिव यानी बेस्ट एनवायरमेंट होगा बच्चे के सोचने, चिंतन और सीखने के लिए, सीखने और चिंतन के लिए कौन सा एनवायरमेंट बेस्ट होगा। ध्यान से देखिएगा, लिसनिंग टू टीचर्स फॉर लॉन्ग पीरियड साइलेंटली, आप कह रहे हैं 55% डी कह रहे हैं और 40% सी कह रहे हैं। बिल्कुल कहूंगी कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लिसनिंग टू टीचर्स फॉर लॉन्ग पीरियड साइलेंटली, ये तो रोट या पैसिव लर्निंग हो गया, ये बेस्ट कहाँ है? बच्चे को सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा इसमें, बस सुनते ही रहना है। इंक्रीज इन होमवर्क्स, अगेन ये भी पैसिव ही है, रट्टा है। लर्निंग बाय डूइंग, हाँ बच्चा यहाँ एक्टिव होगा, करके सीखेगा, बट बात क्या हो रही है? कॉन्ड्यूसिव टू थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी वो एनवायरमेंट जहां बच्चों को पर्याप्त मौका मिले सोचने का और सीखने का, एनवायरमेंट की बात हो रही है, ये नहीं हो रहा एक्टिविटी क्या करनी है। तो अलाउइंग स्टूडेंट्स टू टेक सम डिसीजंस अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो एनवायरमेंट जहां पे बच्चों को आप मौका दें कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अब क्या सीखना है उसको सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी, और कैसे सीखना है मैं उसको कोई एक्टिविटी भी सोचनी पड़ेगी, मतलब एक्टिविटी ऑलरेडी आ जाएगी। तो ये लर्निंग बाय डूइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका यहाँ ऑलरेडी समाहित हो जाएगा, तो इसलिए डी ज्यादा बेटर है सी से, क्योंकि क्वेश्चन ने जो पूछा है वो सी अपने आप इंक्लूड हो जाएगा डी में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट लर्निंग इन अ क्लासरूम, यानी कौन से तत्व हैं जो सीखने को बढ़ावा देते हैं क्लासरूम के अंदर, बताइएगा। पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्लास टेस्ट, यानी जितने नंबर ऑफ क्लास टेस्ट बढ़ा देंगे उतने बढ़िया लर्निंग होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे डर पैदा होगा और रट्टे को मौका मिलेगा। फिर है बी ऑप्शन सपोर्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ चिल्ड्रन बाय द टीचर्स, यानी शिक्षकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता का समर्थन, यानी अगर आप बच्चों को फ्रीडम दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि इससे वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा, बिल्कुल कह सकते हैं कुछ हद तक। स्टिकिंग टू वन पर्टिकुलर मेथड, नहीं, डिफरेंट मेथड्स को अपनाना चाहिए। फिर आता है इंक्रीजिंग द टाइम इंटरवल ऑफ पीरियड्स 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स, देखो लंबे पीरियड्स से भला नहीं होगा बच्चों का, जनरली जो हमारे अटेंशन स्पैन होता है वो 25 मिनट 50 मिनट मैक्सिमम होता है, तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि 30-40 मिनट तक का ही हो और 50 एक बढ़ाए ना उसको, आइडल टाइम 25 मिनट होना चाहिए कायदे में। फिर लेकिन वो भी पीरियड आपका 40 मिनट तक 35 मिनट तक अलग अलग जगह पे रहते हैं, लेकिन उससे ऊपर जाने पे फिर प्रॉब्लम है ना बच्चों के लिए, स्पेशली बड़ी क्लास में चलो समझ में आता है। तो सपोर्टिंग दी ऑटोनॉमी ऑफ चिल्ड्रन बाय दी टीचर्स, जब टीचर्स बच्चे की स्वायत्ता को, उसकी इंडिपेंडेंस को, उसको भी मौका देंगे इन्वॉल्व होने का, तब बेहतर तरीके से लर्निंग हो पाएगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 86% आंसर्स आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा क्या है कि सबको इंक्लूड करो, हर तरह के बच्चे को, डाइवर्स लर्नर्स यहाँ पे इंक्लूड होने चाहिए, यानी एजुकेशन फॉर
ऑल होनी चाहिए। चाहे किसी बच्चे को देखने में समस्या है, चलने में समस्या है, कोई बच्चा गिफ्टेड है, कोई बच्चा एवरेज है, कुछ भी है, बट आप क्या करेंगे, हर बच्चे को इंक्लूड करते हैं उसकी नीड के अनुसार या उसके पोटेंशियल के अनुसार, उसको ग्रो होने का मौका देते हैं, ग्रो करने का मौका देते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें तो। ठीक है, बी ऑप्शन 75% लोग कह रहे हैं सोशल इक्विलिब्रियम, यानी सामाजिक संतुलन बना रहे, सब एक लेवल पे रहें, ऐसा यहाँ पे बात नहीं हो रही। इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये बात बिल्कुल सही है, समता और समानता, समता और समानता, इक्विटी और समान अवसर, समता कहेंगे। समता क्या है, अब कोई ये कहे कि जिसको पैर में दिक्कत है उसको भी दौड़ना है और जिसको पैर में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही से दौड़ता है, उसको, उन दोनों को साथ कॉम्पीट करना है, तो ये इक्विटी नहीं हुई। हो सकता है ये इक्वालिटी तो हो, है ना। कई लोग जैसे ये कहेंगे कि भाई महिलाएं और पुरुष तो बराबर हैं, तो एक काम करो, जो मान लीजिए अगर पुरुष हैं वो 50 किलो वजन उठाते हैं तो आपको भी 50 ही उठाना है, तो ये क्या हुई, ये बेवकूफी हुई, है ना। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी तो कह दोगे आप इसको, बट ये इक्विटी नहीं है, क्योंकि आपको बायोलॉजिकल मेकअप या जो उस इंसान के साथ बाकी अदर चीजें हैं उनको भी समझना पड़ेगा, है ना। तो कि रिजर्व क्यों है भाई सीट, जो मेट्रो में अगर हम बात कर रहे हैं कि सीट रिजर्व है या बस में सीट रिजर्व है, उसका कारण है वो इक्विटी के आधार पे है, वो इंडिविजुअल नीड के आधार पे है, कि बहुत सारे रीजंस उसके हो सकते हैं, कि फिजिकली कोई समस्या हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, या बायोलॉजी हमारी वैसी है कि नीडेड हो सकता है कोई लेडी प्रेग्नेंट हो सकता है कोई लेडी मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक, तो इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इस पे आधारित है इंक्लूसिव एजुकेशन। यदि किसी बच्चे को देखने में समस्या है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि तुम्हें देख नहीं सकते तुम, फिर तो तुम नहीं सीख पाओगे। हम उसके अनुसार, उसकी नीड के अनुसार प्रबंध करेंगे, उसके अनुसार हम चीजें बनाएंगे, उसके जैसा एनवायरमेंट देंगे। यही हम इंक्लूसिव एजुकेशन में करते हैं, कि वो बच्चा जो चल के नहीं जा सकता उसके लिए रैंप बना रहे हैं हम, ताकि वो अपनी व्हील चेयर या फिर अपने बैसाखी से जा सके चढ़ के। तो इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटी मतलब जहां जैसी नीड हो जिसके लिए, उस तरह से सेंसिटिव होना, और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मौका मिले सीखने का। सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ब्रदरहुड, ये सब नहीं है इसका रीजन। सिंपल इक्विटी एंड इक्वालिटी हमेशा याद रखिएगा, किसका, इंक्लूसिव एजुकेशन का। सोशल इक्विलिब्रियम तो वो बाद में अपने आप ही आएगा अगर आप इक्विटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे पा रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है जजिंग द परफॉर्मेंस ड्यू समेटिव इवैल्यूएशन, यानी योगात्मक मूल्यांकन। पहले आप इसको पढ़ लीजिए 2 4 5 10 सेकंड लेके और फिर जवाब दीजिए। समेटिव इवैल्यूएशन, एक होता है एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें रचनात्मक यानी फीडबैक के लिए एक्टिविटी करा करके, अदर देन पेन पेपर टेस्ट, आपका वो होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट होता है जजमेंट के लिए, या आप प्रोग्रेस आपकी कितनी हुई है, उस चीज का आकलन, उस चीज का रिजल्ट क्या हुआ, कितने % आप लेकर के आए, वो उसलिए होता है। तो 65% लोग सही दे रहे हैं उत्तर, डी ऑप्शन। फिर भी हम देख लेते हैं जजिंग द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। देखो अगर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग है तो वो एफए है, ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग नहीं होगा, ये टुवर्ड्स द एंड। फाइंडिंग आउट द लेवल ऑफ अचीवमेंट इनिशियली, इनिशियली नहीं है, ये आपने कितना सीखा, उसका रिजल्ट क्या है, आपको जज करने के लिए, जजमेंट के लिए होगा। जजिंग द लर्निंग आउटकम्स फॉर मोटिवेशनल पर्पस, देखो आउटकम्स तक सही था, बट ये मोटिवेशनल पर्पस के लिए नहीं है, ये आउटकम देने के लिए कि आपने इतना सीखा, अब अगर आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करें या नहीं करें। ascertaining the performance level after the academic session comes to an end, ये बात बिल्कुल सही है कि शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद प्रदर्शन स्तर का पता लगाना, है ना, कि सेशन खत्म हो चुका है या जो सीखना था सीख लिया, आप कितना सीखा, अचीवमेंट लेवल क्या है आपका, आज उपलब्धि कितनी है, कितने % आए, ये उस लिए है। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। द इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम IEP मस्ट बी बेस्ड सोनली ऑन, यानी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IEP पूरी तरह से इस पर आधारित होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, यानी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग एक प्लान बनाया गया है। ठीक है, ये हम स्पेशल एजुकेशन में स्पेशली यूज करते ही हैं, बाकी यहाँ बच्चे की नीड के अनुसार इंडिविजुअल प्लान बनाया जाएगा। स्पेशल एजुकेशन में तो इसको हम यूज करेंगे ही करेंगे, स्पेशल चाइल्ड के लिए बेसिकली, स्पेशल एजुकेशन भी नहीं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। पेन कहाँ, ये देखो 91% द स्टूडेंट्स नीड, आप कह रहे हैं बच्चे की नीड के अनुसार, बात तो ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स नहीं, सिर्फ पुराने प्रोग्राम्स पे बेस्ड नहीं है ये। सर्विस अवेलेबल इन द डिस्ट्रिक्ट में जो सर्विस अवेलेबल है उसके आधार पे नहीं, बच्चे की जो नीड है उसके आधार पे। रिकमेंडेशंस ऑफ द जनरल एजुकेटर, जी नहीं, जो IEP है वो बनाया जाता है बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, बच्चे की आवश्यकता पे आधारित एक प्लान बनाना है इंडिविजुअल बच्चों के लिए अलग अलग, कि ये बच्चा ऐसे सीखता है, इसकी ये स्ट्रेंथ्स हैं, ये इसकी वीकनेस है, ये इस एरिया में अच्छा कर सकता है, उस हिसाब से आपने प्लान बनाया, उसको हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान कहते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, इट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट।
it grows with age and its vertical growth ceases at the age of 16 to 20. This passage is related to, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देंगे इसका। हाँ, अब इसमें तो आप गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। अच्छा, लाइक शेयर करना भूल जाते हो। 5,500 लोग हम देख रहे हैं और सिर्फ 2,500 2.4 के लाइक्स हैं। कहाँ है आधे से ज्यादा लोग? 2600 लोग कब लाइक करेंगे? देखो एक बार, है ना, आके लाइक शेयर कर दिया करो, उसके बाद शेयर नहीं भी करो तो लाइक कर दिया करो कि हाँ आप आए थे, हमें पता लगे आपको पसंद आया सेशन। ठीक है, खैर आ जाओ इधर, क्योंकि पता चला आपका एक दोस्त जो सिर्फ एंटरटेनमेंट देखता है, आपने उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दिया, वो कहेगा भाई एक काम कर, दोस्ती खत्म करते हैं आज से। देखो एक बार, 56% लोग कह रहे हैं ए, मतलब आंख बंद करके अंधेरे में तीर आपने चला दिया है। देखिए, इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, मतलब सामान्य रूप से प्रकृति में वितरित किया जाता है। इट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट है। इट ग्रोज विद एज, एज के साथ बढ़ता है। जो वर्टिकल ग्रोथ है वो एक टाइम पे 16 से 20 के टाइम पे जाकर के सीज हो जाती है, रुक जाती है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी। वर्टिकल ग्रोथ का मतलब समझ रहे हो कि जो स्पाइक है सीधा बढ़ना है, फिर आप अपने एफर्ट्स, अपने एक्सपीरियंस, अपनी ट्रेनिंग, अपनी एजुकेशन के आधार पर इसको बढ़ाते रह सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं, प्रूडेंट बन सकते हैं, टाइम के साथ विजडम ला सकते हैं। बट वो जो स्पाइक ही बोलेंगे, जो पीक करने वाली एज है वो है 16 to 20। आपको नहीं लगा कि इंटेलिजेंस होना चाहिए? ग्रोथ फिजिकल होती है, शारीरिक होती है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है, वर्टिकल ग्रोथ इतने पे कम हो जाएगी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ग्रोथ। देखना ये पहली लाइन जा रही है इसके साथ, ग्रोथ के साथ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बुद्धि सामान्य तौर पे एवरेज सबको ही मिली है ना, 68% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है एवरेज इंटेलिजेंस रखती ही है। ठीक है, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रकृति ने सबको जो है बुद्धि दी है नॉर्मल केस पे। और प्याजे भी कहते हैं आपकी 16 तक, जो 11 से 16 तक पीक कर जाएगा आपका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, बौद्धिक विकास है। इसलिए उनकी स्टेज भी आप देखते हैं जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 से 16 तक है। तो उस टाइम पे आप में जितनी भी मानसिक क्षमताएं आनी होती है 20 तक आपकी मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रोथ नहीं हो सकता, और ये डेवलपमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये रुकता नहीं है कभी, तो डेवलपमेंट हो नहीं सकता। ठीक, क्योंकि यहाँ पे सीज होने की बात हो रही है कि वर्टिकल जो एकदम तेजी से होने वाली ग्रोथ है वो रुक जाएगी। फिर आप अपने एक्सपीरियंस, अपने एजुकेशन के बेसिस पे इसको बढ़ा सकते हैं, ट्रेनिंग के बेस पे, या उस पर काम करते रह सकते हैं एटलीस्ट। तो ये इंटेलिजेंस होगा इसका उत्तर, इंटरेक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसी गड़बड़ आगे से ना करें, ये सबका ही गलत हुआ होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, कि नेचर ने सबको, एक आईक्यू में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 1-8% लोग हैं जो गिफ्टेड हैं या बिल्कुल ही इडियट वाली कैटेगरी में है, जिनका आईक्यू बिल्कुल ही बहुत कम है। बाकी ज्यादातर जो पॉपुलेशन है हमारी 95% वो बीच में ही खेलती है। ठीक है, तो इस केस में आंसर जो है वो इंटेलिजेंस है, ऐसी गड़बड़ मत करिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 14, जरा सा क्वेश्चन इधर से उधर कर दो, पूरे घबरा जाते हो। हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन यानी प्रेरणा का सिद्धांत स्ट्रेसेस ऑन एनकरेजिंग स्टूडेंट्स, टेल स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस, आस्क्स टू रिकैप्सुलेट व्हाट इज लर्न्ड, या नन ऑफ द अबव। सिर्फ प्रैक्टिस करने की बात तो नहीं करेगा, या तो ए होगा आंसर या तो सी होगा। अब सब अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं उत्तर। प्रेरणा का सिद्धांत स्ट्रेसेस ऑन एनकरेजिंग स्टूडेंट्स, आस्क्स टू रिकैप्सुलेट व्हाट इज लर्न्ड, तो आंसर होगा ए ऑप्शन। सी गलत नहीं है, बट इससे बेहतर है कि एनकरेज करें हम बच्चे को। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी, यानी शैशवावस्था। शैशवावस्था यानी जन्म से 2 वर्ष, और यूपीटेट के अनुसार माने तो जन्म से 5 वर्ष। बेसिकली वो एक आध ही लोग हैं जिन्होंने जन्म से 5 वर्ष तक कहा है, तो वो आपका कहीं पे भी वो पूछा नहीं जाता, बट यूपीटेट आजकल उसी को कंसिडर करने लग गया है। तो ये आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा कि यूपीटेट में इन्फेंसी पूछे तो 5 साल, और कहीं भी और दुनिया के पेपर में पूछे तो जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, 50, क्योंकि दोनों ही सही है, ना तो 5 साल गलत है ना 2 साल तक गलत है, बट जनरल जो परसेप्शन है, जो जनरली ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट मानेंगे या चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम करने वाले लोग मानेंगे, वो है जन्म से 2 वर्ष। देखिएगा एक बार, इन्फेंसी की कौन सी एक विशेषता नहीं होगी? सीखने की उच्च गति, क्यूरियस नेचर, लर्निंग बाय इमिटेशन, प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट करना इतना बच्चे को नहीं आएगा, हम ये कह सकते हैं। सीखने की उच्च गति, हाई स्पीड ऑफ लर्निंग, कह सकते हैं कि हाँ काइंड ऑफ जल्दी सीख रहा होगा। लर्निंग बाय इमिटेशन तो होती ही होती है, क्यूरियस नेचर बच्चे का होता ही होता है। हाई स्पीड ऑफ लर्निंग होगा या प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, अभी डिपेंड करता है कि इन्होंने कोई गड़बड़ तो नहीं की यहाँ पे क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि रिफ्लेक्शन का मतलब है कि वो प्रकाश डाल पाएगा, पीछे सोच पाएगा। ये तो अपने आप में हायर मेंटल एबिलिटी है, इतना तो बच्चे का मेंटल जो है मेंटली वो विकसित ही नहीं हुआ, उतना मानसिक रूप से विकसित ही नहीं हुआ। तो मेरे अनुसार इसका आंसर जो है डी होना चाहिए। सीखने की जो हाई स्पीड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किताबें पढ़ना सीख जाएगा, जो भी वो देख रहा है आसपास उसको सीख पाएगा अपने सेंसेस के आधार पे। तो आंसर जो है वो मेरे अनुसार डी होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आउट ऑफ 15 आज कितने ठीक हुए बता देना। एक